गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आप लोग की सीईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। ओके, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहले मतलब मेरा मानना कुछ ऐसा है कि हम लोग पहले एनालाइज कर लें कि जो प्रीवियस ईयर जो हमारा 2022 में सीईटी हुआ है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि वही टॉपिक्स, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग आगे कवर अप कर सकें यूट्यूब पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि 5 और 6 वाली शिफ्ट में 2022 नवंबर में कौन कौन से क्वेश्चन सीईटी के पूछे गए थे। और हम सभी को बड़े अच्छे से पता है कि काफ़ी एडवांस कंप्यूटर पूछा गया था। ठीक है, तो अब वो पिछले वाला हम ज़रा छोड़ देंगे जहाँ पर बड़े आसान से क्वेश्चन आते थे कि भाई आपकी टेम्पररी मेमोरी कौन सी है, या इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये वाला में इनसे थोड़ा सा एडवांस हो चुका है कंप्यूटर। +1 और +2, ठीक है, 11th और 12th, इनमें हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है, डाटाबेस है, C++ है, सी लैंग्वेजेस हैं, नेटवर्किंग है। तो इनके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं आगे हम लोग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। चलिए, 5 और 6 दोनों शिफ्ट के हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ज़्यादा आप लोगों ने आंसर्स पे ध्यान नहीं देना है, अगर टिक है तो ओके फाइन, लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पर बात करेंगे। तो अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आने वाला है हमारे एग्जाम में तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्टिकुलर क्यों आंसर है। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा बड़ा आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डीबीएमएस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डाटाबेस होता क्या है। तो डाटाबेस पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डाटाबेस आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी लार्ज अमाउंट का डेटा है तो आप उसको डेटा कह दो, नहीं। लेकिन वो डेटा लार्ज अमाउंट का तो होगा, लेकिन वो डेटा रिलेटेड डेटा भी होना चाहिए। अब रिलेटेड कैसा है? अगर सपोज मैं आपके बैच का डेटा बना रही हूँ, मेरे को एक अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाना है, उसके अंदर मैंने आपका बैच है 201, उसके स्टूडेंट्स की एंट्रीज डाली, तो ऐसा नहीं है कि 202 बैच के 2 बच्चों की एंट्री मैंने उसके अंदर डाल दी, तो वो रिलेटेड तो नहीं रहेगा ना। अगर आपके बैच का डेटा है तो उसके अंदर सिर्फ आपके बैच के स्टूडेंट्स का डेटा होना चाहिए, तब वो रिलेटेड है। तो लार्ज अमाउंट का डेटा तो है, लेकिन वो डेटा रिलेटेड भी होना चाहिए। ठीक है, लार्ज अमाउंट का डेटा है लेकिन वो डेटा रिलेटेड भी होना चाहिए। रिलेटेड के साथ साथ वो डेटा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइज्ड डेटा कैसे होगा? जैसे अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड बनाना है, सपोज आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड ही बना रहे हैं, इसी को ले लेते हैं अटेंडेंस रिकॉर्ड, या आप रिजल्ट बना रहे हैं, तो आप उसको टेबल के फॉर्मेट में बनाओगे। अब उस टेबल के फॉर्मेट को आप वर्ड में बनाओगे या पावर पॉइंट में बनाओगे या एक्सेल में बनाओगे, सीधी सी बात ये। तो भाई हम पावर पॉइंट को तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड्स बनाने के लिए ना। वर्ड बेसिकली यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आप किसका इस्तेमाल करने वाले हो? तो हम एक्सेल का इस्तेमाल करने वाले हैं बनाने के लिए। अगर मुझे एक टेबल बनाना है, डाटा एंट्री करनी है, फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाना है मुझे, या मुझे किसी का रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो इंस्टेड ऑफ पावर पॉइंट या इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे MS एक्सेल का, टेबल का फॉर्म बनाने के लिए, इन्वेंट्री बनाने के लिए। तब हमारा डेटा ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें टेबल बनाना है तो नोटपैड का इस्तेमाल करने लग गए हो, तो नोटपैड में कहाँ बनेगा ये चीज़, है ना। तो जब आपका डेटा लार्ज अमाउंट के होने के साथ साथ वो डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो और रिलेटेड हो, और ये सारा काम हम कंप्यूटर में सेव करेंगे। सेव कहाँ किया जाएगा? कंप्यूटर में। तब वो कहलाएगा डेटाबेस। ठीक है, ये सब काम हम कहाँ सेव करने वाले हैं? कंप्यूटर में। तब हम उसे कहेंगे डेटाबेस। और डेटाबेस को मैनेज जो करता है वो आपका DBMS होता है, जिसकी फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो DBMS क्या है? जो डेटाबेस को मैनेज करे, दैट इज DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं
जैसे हमारे पास MS एक्सेस आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। MS एक्सेस के अंदर हम लोग SQL की क्वेरीज लगाती हैं, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक तरीके से। MS एक्सेस ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जिसमें बहुत सारे नाम आते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, इवन बैंकिंग में भी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में रिपीटेड रहा भी है, तो हमें पढ़ना ज़रूरी भी है, कोई नया क्वेश्चन नहीं बना है ये। तो डाटाबेस मैनेजमेंट के एग्जाम्पल में और भी आते हैं, जैसे MS एक्सेस आता है, जैसे यहाँ मोंगो डीबी का नाम दिया है, माई एसक्यूएल का नाम दिया है, ओरेकल का नाम दिया है, पोस्टग्री एसक्यूएल, DB2, डीबेस, सैप, ये सब और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब MS एक्सेल में भी हम कह रहे हैं हम डाटाबेस स्टोर करते हैं, नहीं जी। MS एक्सेल RDBMS का एग्जाम्पल है, DBMS का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। MS एक्सेल RDBMS का एग्जाम्पल है। अब ये RDBMS क्या चीज है? तो RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब DBMS में और RDBMS में क्या फ़र्क है? तो RDBMS में आप सिर्फ और सिर्फ टेबल्स का इस्तेमाल करते हो डाटा को सेव करने के लिए, जैसे MS एक्सेल है। MS एक्सेल में सिर्फ अगर आपको डाटा सेव करना है, इन्वेंट्री बनाना है, तो आप लोग यूज़ करेंगे सिर्फ टेबल्स। तो इसीलिए MS एक्सेल इज एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, नॉट DBMS, ये ध्यान रखेंगे। बाकी ये जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, बाकी जितने भी मैंने ये मेंशन किए, ये सब के सब मोंगो डीबी, माई एसक्यूएल, ओरेकल, MS एक्सेस, पोस्टग्रीएसक्यूएल, DB2, डीबेस, सैप, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ DBMS। इसमें आप एनी अदर वे में डाटा को सेव कर सकते हो, यहाँ पे टेबल्स का इस्तेमाल नहीं होगा डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इनमें से कौन सा DBMS का एग्जाम्पल नहीं है? तो MS एक्सेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो RDBMS का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ हम टेबल्स का फॉर्मेट यूज करते हैं टू सेव डेटा, इसलिए। और बाकी सब एग्जाम्पल है DBMS के। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है कि ऑप्शन दे रखे और पूछा जाए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है DBMS का, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शंस भी हमें याद रखने पड़ेंगे, नाम और। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। तो भाई पाइथन से क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। मैं आप लोग को यूट्यूब पे मेरे चैनल पर मैं आप लोग को पाइथन का कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ, डाटाबेस का भी। ओके, सिर्फ हम MCQs पर नहीं बात कर रहे, मैं अपने चैनल पर आपको कंप्लीट कंटेंट ऑफ +1 एंड +2 प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, CET का, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो व्हेन इज द बिल्ट इन एक्सेप्शन इम्पोर्ट एरर रेज्ड? बिल्ट इन एक्सेप्शन इम्पोर्ट एरर कब आता है, ये आपको बताना है, ये एरर कब आता है। देखो, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए एक्सेप्शन क्या होता है और बिल्ट इन क्या होता है। देखो, एक्सेप्शन मतलब एक तरीके के एरर्स ही हैं। पाइथन एक लैंग्वेज हो गई हमारी जिसके अंदर कुछ एरर्स आते हैं जिसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। C++ एंड पाइथन लैंग्वेज दोनों में एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, लेकिन C में एक्सेप्शनल हैंडलिंग नहीं आती है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैसे है कि हम लोग किसी नंबर को अगर डिवाइड बाय 0 करते हैं, मैथ्स में आप सभी को पता है कि अगर किसी भी नंबर को 13 है, जैसे नंबर 13 एक नंबर है, और अगर आप उसको डिवाइड बाय 0 करते हो, 13 को मैंने डिवाइड बाय 0 किया है, तो आंसर क्या आने वाला है मैथ्स में? तो इन्फिनिटी आने वाला है ना। ये हम सभी को पता होगा, लेकिन कंप्यूटर में इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम एक्सेप्शन कह देते हैं इसको, और इसको डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस का मतलब है कि ऐसे एरर्स जो ऑलरेडी पता है कि आ सकते हैं, तो वो ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं पाइथन में किस तरीके के एरर्स आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, अगर मैंने दो नंबर लिए, ए में वैल्यू 13 दे दी, बी में वैल्यू 0 दे दी, और मैंने कहा ए को बी से डिवाइड करो, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि यूज़र ऐसा वैल्यू इनपुट करवाए। तो इसीलिए ये ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि अगर ऐसा कोई नंबर इनपुट होता है तो उसका रिजल्ट आएगा डिवाइड बाय 0 एरर, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही बहुत सारे बिल्ट इन एरर्स हैं हमारे पास, बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं,
जैसे किसी फाइल को ढूंढ रहे हो, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इस तरीके के एरर्स एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, आउट ऑफ एरे, आउट ऑफ बॉन्ड चला जाता है, एरे आउट ऑफ बॉन्ड चला जाता है। जैसे अगर आपने एरे का साइज होता है, एरे का आपने साइज दिया 5, तो 5 साइज दिया तो 5 ही वैल्यू इसमें कंसिडर करोगे ना, लेकिन आप इसको कह रहे हो 10 वैल्यू स्टोर करो, जब उसका साइज ही 5 है तो 10 वैल्यू कैसे कंसिडर करेगा? ओके, तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे एक्सेप्शन है, जिसमें से वन ऑफ द एक्सेप्शन इज ये इम्पोर्ट एरर रेस्ड। इम्पोर्ट एरर रेज्ड, और ये कब आता है? ये तब आता है जब रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। मतलब कि हमने कोई वेरिएबल, कोई मॉड्यूल उसको डिफाइन किया है, हमने उसको डिफाइन किया ही नहीं है। अगर हम इसमें कोई भी मॉड्यूल, कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उनको डिफाइन करना पड़ता है, उनका डेटा टाइप देना पड़ता है। अगर हमने डिफाइन किया ही नहीं है तो हमारे पास एक एरर आएगा ना। ठीक है, वो एरर कौन सा है? इम्पोर्ट एरर रेज्ड, कि इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। आपने उसके बारे में कोई किसी का नाम ले दिया, आपने आपने कहा जी वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन तुम उसको जानते नहीं हो, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ मैंने तुम्हें उसका नाम बता दिया है, तो तुम तो नहीं बता पाओगे ना वो कौन है, कैसे है, कौन से घर से बिलोंग करता है, क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं पता है, तुम्हें सिर्फ नाम पता है, तो क्या कर लोगे उसके बारे में? तो उसकी डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए ना, उसके बारे में आगे भी तो चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल करना है इसलिए। तो ऐसे ही हमारे पास एक मॉड्यूल है, लेकिन हमने उसकी डेफिनेशन नहीं दी है, उसका नाम तो दिया ही नहीं हमने, लेकिन हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसकी हमने बॉडी बना दी है, लेकिन हमने उसका नाम डिफाइन नहीं किया है। तब एरर आता है ये इम्पोर्ट एरर रेज्ड। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या न की गई हो। तो हम किसी मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम जरूर दे दिया है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग नहीं दी है, यानी उसकी व्याख्या हमने बताई नहीं कि उसने काम क्या करना है। तो जब नाम ही दोगे और उसका काम नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? तब आपका एरर आएगा, और एरर कौन सा है? इम्पोर्ट एरर रेज्ड। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें और भी बहुत तरीके के एरर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको डिवाइड बाय जीरो एरर बताया। ठीक है, इनपुट आउटपुट एरर होता है, सिंटेक्स एरर भी होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एरर्स आते हैं। जैसे जैसे यहाँ एरर आ रहा है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर भी बिल्ट इन एरर है पाइथन का। सिंटेक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। तो आपने हर लैंग्वेज का लिखने का अपना तरीका है, कहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, कहाँ ब्रेसेस लगेंगी, ये सब लिखने का तरीका है, इनका सिंटेक्स है। जब आप सिंटेक्स यानी लिखने के तरीके में गलती कर रहे हो तब ये एरर आते हैं, ये सिंटेक्स एरर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स एरर हो गया, इंडेक्स एरर भी है इसमें। इंडेक्स एरर जैसे मैंने एरे बताया आपको, अब एरे है, एरे की वैल्यू यहाँ पर 5 है, मतलब इसका साइज 5 है, लेकिन तुम इसको ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए बोल रहे हो, तो जब इसका साइज ही इतना है तब भी तो एरर ही आएगा ना। इस तरीके के एरर्स। अब नेम एरर भी है इसमें। नेम एरर क्या है? जब आप कोई वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन उसका नाम ही गलत दे दिया। ठीक है, जैसे आपने वेरिएबल एबीसी यूज किया है, इंट एबीसी डिफाइन किया है, लेकिन एबीसी की जगह आप एक्स वाई जेड नाम से उसको बुला रहे हो। ठीक है, किसी का नाम एबीसी है, उसको आप एक्स वाई जेड से बुला रहे हो, तो एरर आना है ना। तो वो वाले जो एरर होते हैं उनको हम नेम एरर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास बिल्ट इन एक्सेप्शंस यानी एरर्स आते हैं पाइथन के अंदर, जो हम आगे कवर अप करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन था, बिल्ट इन एक्सेप्शन एरर कब आता है? ये तब आता है जब पूछे गए मॉड्यूल की आप व्याख्या नहीं करते हैं तब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए, अगला क्वेश्चन नेटवर्किंग से है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्किंग टोपोलॉजी? टोपोलॉजी वेयर ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां पर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी क्या होती है, ये हमारे पास एग्जाम्स में क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सीईटी का क्वेश्चन लेकर आई हूँ तो किसी और एग्जाम में ये कवर अप नहीं हो सकता, बिल्कुल आता है। पंजाब के पेपर्स में भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट स्टेट्स के लिए पढ़ाती हूँ इसलिए पता है, और सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाती हूँ तो मुझे आइडिया है इन चीज़ों का। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं ज़रा, टोपोलॉजी होती क्या है। पहला क्वेश्चन ही यही बनता है, टोपोलॉजी होती क्या है? तो टोपोलॉजी होती है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर,
इन्हें आप कहते हैं टपोलॉजी। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं हम, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है। इसके टाइप्स हैं ये सारे, मेश टपोलॉजी, स्टार टपोलॉजी, बस, रिंग, ये टपोलॉजी इसके टाइप्स हैं। देखो, अगर मैंने आपको कहा कि भाई एक लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, तो आपका फिजिकल अरेंजमेंट क्या हो जाता है, वो लाइन हो जाती है। अब मैंने कहा भाई एक सर्कल बनाकर खड़े हो जाओ, तो आपका फिजिकल अरेंजमेंट क्या हो जाता है, वो सर्कल हो जाता है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको बात करें तो क्या है, आपके पास 10 कंप्यूटर्स पड़े हैं, आपने उनको फिजिकली किन्हीं तरीकों से जोड़ा। वो तरीके क्या होंगे, वो तरीके ये तरीके हैं, ठीक है। तो उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसमें टाइप्स हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, हाँ बस टोपोलॉजी दे रखी है। इसमें हम कंप्यूटर्स को एक सिंगल केबल से जोड़ते हैं। ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है कि एक सिंगल केबल का हमने यूज किया और कुछ कंप्यूटर्स को हमने जोड़ दिया। ये कुछ इस तरीके का होता है। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम हब या स्विच का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ेंगे। अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये कंप्यूटर्स हैं ए बी सी डी, जो एक सेंट्रल नोड के साथ, सेंट्रल सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेंट्रल नोड या सेंट्रल सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको इसमें दिख रहा है, सिंपल। तो अगर आपको ये दिखे तो ए डी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मैसेज नहीं भेज सकता, उसको पहले मैसेज सेंट्रल नोड को भेजना पड़ेगा, उसके बाद मैसेज जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचेगा। जैसे हब की फंक्शनिंग अलग है, स्विच की फंक्शनिंग अलग है। हब मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, उसको हम चुगलखोर भी कहते हैं, मतलब जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उन सभी को वो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिसकी वजह से फाइल की सिक्योरिटी इशू आता है। लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता, स्विच जिसका मैसेज है उसी तक भेजता है। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, इनकी फंक्शनिंग। लेकिन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्किंग टोपोलॉजी वेयर ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। तो सेंट्रल नोड में कौन कनेक्टेड है, सेंट्रल नोड के लिए स्टार टोपोलॉजी है। और आप लोग को मैं बहुत अच्छे से बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग अपनी नोटबुक्स में उठाकर देखेंगे ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लिखवाया और वही बोला था कि वही क्वेश्चंस हैं आपके, उससे ऊपर नहीं है बात, और वही क्वेश्चन है। और इसी तरीके से पिछले क्वेश्चंस की बात भी थी, ठीक है, जो हमने डाटाबेस का पढ़ा था, वहां पर भी सेम चीज है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से क्वेश्चन बनेगा हम उतनी ही बात करेंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाना, बस। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो फटाफट आंसर कर देंगे आप लोग। बहुत इजी ना, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी तो पढ़ा ही होता है आप लोगों ने, बहुत आसान है, देखो फटाफट से आंसर करो फिर। बहुत इजी, वेरी इजी। ठीक है, प्राइम मेमोरी 3 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, है ना, ये हमने पढ़ा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सेकेंडरी मेमोरी का। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी इंटरनल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम ही तो आता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम ही तो आता है। तो यहाँ मेमोरी कार्ड दे रखा है, तो मेमोरी कार्ड तो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी का टाइप है ये। सीडी के 3 टाइप होते हैं, सीडी रोम, सी डी आर डब्ल्यू, ऐसे आगे कवर अप करेंगे, फिलहाल इन क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज रीड ओनली मेमोरी। आसान क्वेश्चन था काफी, चलिए आगे बात करते हैं। सारा कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था, कुछ आसान भी था। अगेन कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक है, और इसको पढ़ाते हुए मैं हमेशा कहती हूँ कि इसके क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन भी था, और ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो मेमोरी यूनिट से है ये, तो मेमोरी यूनिट आप लोगों ने सुनी है, सीक्वेंस पता होगा आप लोगों को, मान रही हूँ मैं ये बात कि आप लोगों को पता है ये, क्योंकि कंप्यूटर तो आप सभी को पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने पढ़ना है, बिना स्किप किए काम नहीं चलने वाला, इसलिए। चलिए, तो बात करें ज़रा हम यूनिट कैसे हैं। तो हायर मेमोरी यूनिट्स रहती हैं केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, फिर जेड बी, फिर वाई बी। ठीक है, ये है यूनिट।
किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, यही होती है ना यूनिट्स। तो भाई इनको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो किलोबाइट के बाद भाई मेगाबाइट आती है, तो ये तो गलत हो गया मेरा, तो ये वाला तो गलत हो गया। अगला देखो, पहले के बी आएगा फिर एम बी आएगा, तो ये गलत हो गया ना, ठीक है। के बी से बड़ा है ना एम बी, इसलिए तो ये गलत हो गया। अब यहाँ देखो, ई बी, पी बी, टी बी, जी बी, करेक्ट है। जी बी छोटा, फिर टेराबाइट उससे बड़ा, फिर पेटाबाइट उससे बड़ा, फिर एक्साबाइट उससे बड़ा, ठीक है। और इसमें क्या था, पेटाबाइट फिर जीटाबाइट, तो गलत हो गया ना ये। छोटा कौन है, गीगाबाइट, तो पहले यहाँ गीगाबाइट होता, यहाँ टेराबाइट होता तो सही होता, इसीलिए ये वाला गलत है। तो ये वाले सीक्वेंस हमको याद रखने हैं, इनकी इक्विवेलेंस याद रखनी है, इन पर बेस काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो भी हम आगे कवर अप करेंगे। चलिए, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सेम यहाँ पर भी मैं सेम बात कहती हूँ, ठीक है। सर्च इंजन के नाम और वेब ब्राउजर्स के नाम मैं साथ में लिखवाती हूँ, और मैं बताती हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन से सर्च इंजन है छांटो, या इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, या इनमें से कौन सा ऑड वन है वो बताओ अलग से, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन है हमारे पास, गूगल, बिंग, याहू एग्जाम्पल किसका है, तो हम सभी को पता है दीज आर सर्च इंजन, है ना। तो इसका आंसर आ गया सर्च इंजन। और कौन से सर्च इंजन होते हैं, और भी सर्च इंजन है हमारे पास, सर्च इंजन एमएसएन है, आस्क डॉट कॉम है, डक डक गो है, ये सब आपके सर्च इंजन के नाम हैं, ठीक है। और वेब ब्राउजर कौन से होते हैं, वेब ब्राउजर्स के नाम भी बता देती हूँ आपको, आप ही बता देंगे ये तो मुझे। वेब ब्राउजर के अंदर गूगल क्रोम आता है, गूगल क्रोम आता है, मोजिला फायरफॉक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, और एप्पल सफारी, नेटस्केप नेविगेटर, एक LYNX है, LYNX, एक LINUX पढ़ते हैं ना आप, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, एक LYNX है, वो वेब ब्राउजर है, ठीक है। इसमें भी कहीं एक टीचिंग एग्जाम में देखा था मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑप्शंस में, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है। जब आप लोग अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, तब आपको बाहर स्क्रीन पर बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमको बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है वो कौन है, बाय डिफॉल्ट जो ऑलरेडी आ रहा है, आपने बाहर से इंस्टॉल नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट है ना। तो बाय डिफॉल्ट पहले हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था जहां वो ई का सिंबल आता था, लेकिन अब उसकी जगह 2015 से जब विंडो 10 आ गई तो माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, और मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, लेकिन आप इनको बाहर से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का वो इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। जब आप इनको क्लिक करते हो तब आप गूगल पर पहुंचते हो, गूगल सर्च इंजन है, गूगल, याहू, बिंग, ये पॉपुलैरिटी के हिसाब से जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज गूगल, उसके बाद याहू, उसके बाद बिंग, ठीक है। तो हमें गूगल देखने को मिलता है, और गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल में हम लोग सर्च आउट करते हैं ना, सर्च इंजन पर हम सर्च आउट करते हैं, ना कि वेब ब्राउजर पे सर्च आउट करते हैं। तो यानी सर्च इंजन को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया चाहिए, वो जरिया कौन है, वेब ब्राउजर। बिना वेब ब्राउजर के सर्च इंजन काम नहीं कर सकता, उनको चलने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और हमें सर्च करने के लिए सर्च इंजन की जरूरत है, ठीक है। लेकिन वो चलेगा कैसे, वेब ब्राउजर की वजह से चलेगा, ओके। चलिए, तो वेब ब्राउजर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सर्च इंजन को, और ये नाम हमें याद रखने हैं सर्च इंजन के और वेब ब्राउजर्स के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मर्जी एग्जाम दीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन हमें HSSC वालों ने थोड़ा कंफ्यूज किया, काफ़ी कंफ्यूज किया। ये 2022 का पेपर है ना सीईटी का, लेकिन इस मैं शुरू से यही बात पढ़ाती आ रही हूँ, मेरे नोट्स में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और ये नोट्स वही थे मेरे पुराने वाले, और क्वेश्चन 2022 में भी था, आया था। वो अलग बात है कि बड़े टाइम बाद मैं बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट पर मैं आप पहुंची, ऑनलाइन आई हूँ मैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं ऑफलाइन में बहुत खुश थी, तो अब मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन आ ही जाते हैं, तो इसलिए देखिए जरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है। दो तीन चीजें हम बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि यूआरएल क्या होता है। सबसे पहले यूआरएल का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपको क्या बताता है? तो ये किसी भी वेब पेज का इंटरनेट पर एड्रेस बताता है। ये लोकेट कर रहा है ना, लोकेट किसको कर रहा है? किसी वेब पेज को, कि वो इंटरनेट पे कहाँ पड़ा है, ये बताता है यूआरएल। ओके, यूआरएल का ये काम है। लेकिन यूआरआई इक्वल टू यूआरएन प्लस यूआरएल। ओके, तो जो यूआरएल का काम होगा वही यूआरआई का काम होगा, बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि यूआरआई कैसे बना है? यूआरएन प्लस यूआरएल। और यूआरआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये दिया हुआ है यहाँ पे ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर ये दिया हुआ है। और एन से क्या हो जाता है? नेम, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो कंफ्यूजन के लिए ये इंस्टेड ऑफ यूआरएल उन्होंने यूआरआई पूछ लिया। बात वही थी, चाहे यूआरआई का काम पूछे चाहे यूआरएल का काम पूछे, बात वही रहने वाली है कि किसी भी वेब पेज का एड्रेस बता रहा है, पाथ बता रहा है कि वो इंटरनेट पे कहाँ पड़ा हुआ है। देख लो अब ऑप्शन, तो अब तो आंसर भी कर दोगे फटाफट। ठीक है, देखो जरा। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स नहीं है, सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स को तो प्रोटोकॉल्स कहा जाता है नेटवर्किंग में। ठीक है, अब देखो, इट इज अ यूनिक एड्रेस और पाथ, तो बिल्कुल पाथ तो है, फॉर ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। ठीक है, ये वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक एड्रेस अथवा पथ है, तो बिल्कुल है। तो इसीलिए आंसर क्या बन जाता है? सेकंड। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? नेटवर्क एडाप्टर, तो नहीं है। इट इज अ यूनिक एड्रेस दैट कैन बी यूज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड। ईच नोड नहीं है, नोड मतलब कंप्यूटर है इन अ नेटवर्क। नेटवर्किंग में हम नोड और वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सही आंसर क्या बन रहा है? सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन है भाई डाटाबेस का। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस? निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस में डाटा त्रुटिहीन तथा विश्वसनीय होगा? तो इसका आंसर है डाटाबेस कॉन्स्ट्रेंट होंगे। अब ये होते क्या है ये भी सुन लेते हैं हम जरा। आंसर तो हो गया डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट, और ये क्या इंश्योर करते हैं? ये एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को इंश्योर करते हैं, कि ये एक तरीके के कुछ नियम होते हैं या शर्तें होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो डाटा एक टेबल में स्टोर है, डेटाबेस में स्टोर है, उसमें कोई एरर नहीं है, वो त्रुटिहीन है, और हमारा जो डेटा है वो विश्वसनीय है, ये बताते हैं। तो ये कुछ एक तरीके के नियम होते हैं या शर्तें होती हैं। तो किस तरीके का डेटा हमारे टेबल में एंटर होगा ये बताते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। दे डिफाइन रूल्स विच डेटा टू बी एंटर्ड इनटू अ टेबल। किस तरीके का डेटा एंटर होगा, या हिंदी में लिख लो ये एक तरीके की शर्तें हैं या नियम है। कुछ नियम लिख लेते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि डेटाबेस में डेटा वैध है और त्रुटिहीन है, एरर फ्री है। ठीक है, उसे हम डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। इसमें डेटाबेस स्कीमा भी दे रखा है। डेटाबेस स्कीमा होता है स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, और डेटा डिक्शनरी होती है मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी यानी मतलब आप किसी भी डेटा को, जो आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में, डिटेल्ड वे में समझाना, मेटा डाटा कहते हैं। डाटा अबाउट डाटा ऐसा कहते हैं, दैट इज डेटा डिक्शनरी। चलिए आगे बात करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर इज डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे भी तक अगर हम लोग, एक मिनट रुकिएगा। अभी तक अगर हम लोग बात करें, तो अगर मैं पूरा समराइज करूं एक तरीके से, तो क्वेश्चन मोस्टली किस टॉपिक के हैं? भाई नेटवर्किंग का क्वेश्चन है,
पाइथन का क्वेश्चन है, डाटाबेस का क्वेश्चन है, ठीक है, डाटाबेस का क्वेश्चन है, कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक्स तो हमारे फॉर श्योर है, हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर किस तरीके के पेपर, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये क्लास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मैं ये नहीं चाह रही कि आप लोग इनके बहुत अच्छे से आंसर करो, मैं जस्ट ये चाह रही हूँ कि आप क्वेश्चन देखें, आपको टॉपिक्स पता चले, ठीक है, आप एनालाइज करें, ये चाह रही हूँ यहाँ पर इस टाइम पर, क्योंकि जब तक हमने ये टॉपिक्स पढ़े नहीं होंगे तब तक हम ये आंसर्स नहीं कर पा रहे होंगे। ओके, तो अगर हमने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो हम लोग कवर अप डेफिनेटली करने वाले हैं, और चैनल का नाम है कंप्यूटर वाली मैम, ठीक है। तो हम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये सभी टॉपिक्स कवर अप करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर हम बेसिकली क्लासिफाई करें तो दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर का हार्डवेयर बिल्कुल काम नहीं कर सकता। जैसे अगर मेरे पास सभी तरीके का हार्डवेयर है लेकिन मेरे पीसी में कोई विंडो नहीं है, तो क्या मैं अपने कंप्यूटर में काम कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं, वो तो एक डब्बे के बराबर हो जाएगा सिर्फ। तो विंडो होनी तो ज़रूरी है, तभी तो वो काम कर पाएगा ना। तो जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करे वो कौन होंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। जैसे विंडोज होंगी तभी तो आप उसमें आगे फंक्शन कर पाओगे ना, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चला पाओगे। बिना बिना विंडोज के आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को चला नहीं सकते हो, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो बिल्कुल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मेरे पीसी में एमएस ऑफिस नहीं है तो मैं बाकी सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन एमएस ऑफिस वाला नहीं कर पाऊंगी, तो उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क हुआ, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हम लोग बात करें, ऐसे हमारे पास अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें यूटिलिटी, फर्मवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर ये सब आते हैं। जिसमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ये क्वेश्चन है, कौन मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन देता है? तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी सिस्टम यूटिलिटीज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं हम इसे वैसे। तो यहाँ पर एक ही नाम था, इसीलिए आंसर क्या बन जाता है? सिस्टम यूटिलिटीज। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये क्या करता है? एक तरीके से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अब परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएगा? अब कंप्यूटर की परफॉर्मेंस सबसे पहले गिरेगी कैसे? नया नया कंप्यूटर लेकर आए हो, तो जब नया नया कंप्यूटर इतना पैसा लगा के लेकर आए हैं बड़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो डिग्रेड कैसे हो जाएगा? वो परफॉर्मेंस कैसे घटने लग जाएगी? जैसे ही उसमें वायरस आ जाएगा, तो वायरस आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस गिरने लग जाएगी। अब एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे तो वायरस हटेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो इसीलिए एग्जाम्पल क्या बन जाता है यहाँ पर? एंटीवायरस। और फर्मवेयर क्या करता है? कंप्यूटर का ढांचा बताता है। ढांचा बता रहा है, ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? जैसे आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में जिस तरीके से आप फाइल्स को सेव करोगे वैसे ही तो आपका फ़ोन का स्ट्रक्चर बनेगा ना। अब मेरे फ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं है, तो सारी फाइल्स कहाँ सेव हो रही हैं? सारी की सारी फाइल्स इंटरनल मेमोरी में सेव हो रही हैं, ठीक है। अब मेरे पास मेमोरी कार्ड भी है तो वो पूछेगा ना फाइल को कहाँ सेव करना है, मेमोरी कार्ड में करना है सेव या आपको सेव करना है मेमोरी कार्ड में सेव करोगे या इंटरनल मेमोरी में फाइल जाएगी, इस तरीके से वो आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर आप फाइल मैनेजर में जाते हो, चलो फाइल मैनेजर से पहले आप ये बताओ, फोन में जब आप ऑल फोटोज में जाते हो तो ऑल फोटोज में किसी भी पर्टिकुलर फाइल को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो स्क्रीनशॉट वाली थी फाइल या वो टेलीग्राम से आया था या वो व्हाट्सएप की थी फोटो या कैमरा की थी, तो ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यही अगर आप अलग अलग फोल्डर्स जो बने हैं उनमें जाकर ढूंढते हो तो चीज़ें आसान होती है। तो सेम ऐसे ही फाइल मैनेजर में अगर आप जाते हो तो आप देखते हो कि हर चीज़ का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, डाउनलोड्स का अलग बना हुआ है, डॉक्यूमेंट्स का अलग बना हुआ है, एपीके वाली फाइल्स अलग आ रही है, कैमरा वाली अलग है। तो इस तरीके से आपकी फाइल्स मैनेज्ड है। तो कंप्यूटर का ढांचा कैसे बनने वाला है? जिस तरीके से फाइल सेव होंगी। जैसे लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचा कैसे बनता है कि भाई बुक्स कैसे अरेंज है, ठीक है, बुक्स प्रॉपरली अरेंज है या नहीं। लाइब्रेरी में तो अरेंज ही होती है ना, हमारी अलग बात है, हमारी जो जहाँ हमने बुक्स रखी होती हैं वो उथल पुथल है, उनमें से बुक्स ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन लाइब्रेरी की मेंटेन्ड है। सेम वैसे ही एक कंप्यूटर का या फोन का ढांचा कैसे डिफाइन होगा, जैसे आपकी फाइल सेव होंगी। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बन जाता है इसका फाइल मैनेजर या फाइल मैनेजिंग टूल। ठीक है, तो अब इन सभी डेफिनेशन से, एक्सप्लेनेशन से, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पूछा गया उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो कंप्यूटर को मेंटेन कर रहा है। तो मेंटेनेंस तो बिल्कुल हो रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो मेंटेनेंस आ रही है ना। और कॉन्फ़िगरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रही है, फाइल को हम किस तरीके से सेव कर रहे हैं, ठीक है, उसी से तो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। ठीक है, तो वो कौन करेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करेंगे। देखो, हम लोग को कंप्यूटर में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरीके से मेरी क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होती है। चाहे मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई लेकिन मतलब वही निकल कर आया। तो अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, विदाउट एनी रट्टाफिकेशन हम लोग ईजिली आंसर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान रहेगा, आराम से आसानी से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रखिए। मेरा मेन मोटो ही यही है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। ओके, अगर आप लोग को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं तो आप लोग प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। और आप लोग लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी हम लोग आगे धीरे धीरे टॉपिक्स भी कवर अप करेंगे। इवन पाइथन, C++, डाटाबेस, नेटवर्किंग, सब एडवांस में अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी, ईच एंड एवरी कंटेंट। ठीक है, आप लोग को मेरे से कुछ परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।